नमस्कार दोस्तों, मैशी कॉम्पिटिटिव एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं प्रकाश चैप्टर। प्रकाश चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, जिसके साथ साथ प्रकाश की कुछ महत्वपूर्ण बातों का रिवीजन भी हो जाएगा। उम्मीद है ये प्रश्न आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक रामबाण की तरह काम करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखो, प्रकाश का पहला प्रश्न देखते हैं अपने। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे कहते हैं। देखो, प्रकाश जिन कणों से मिलकर बना होता है उसे परमाणु नहीं कहते हैं। परमाणु क्या है? परमाणु कोई भी पदार्थ जिस सबसे सूक्ष्म कण से मिलकर बना होता है उसे अपने परमाणु कहते हैं। परमाणु की तुलना हम किससे कर सकते हैं बताओ? एटम की तुलना हम किससे कर सकते हैं? अपने मानव शरीर की कोशिका से। जैसे मानव शरीर की जो सेल है, कोशिका है, वो मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, वैसे ही कोई पदार्थ होता है उसकी सबसे छोटी इकाई क्या मानी जाती है? परमाणु। ठीक है। न्यूट्रॉन नहीं है, परमाणु के अंदर नाभिक होता है, उस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ये तो हुआ ही नहीं आंसर। पोजिट्रॉन भी नहीं है। पोजिट्रॉन का मतलब समझते हो आप? देखो, पोजिट्रॉन जो होता है ना, आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं। देखो, एक वर्ड आता है ना, पोजिट्रॉन। पोजिट्रॉन क्या होता है? पोजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण होता है। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? प्रतिकण, जिसे अपने एंटी पार्टिकल कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन का क्या है? एंटी पार्टिकल है, प्रतिकण है। मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसा होता है? माइनस। वैसे ही पॉजिट्रॉन पर आवेश जो होता है ना, वो प्लस होता है। ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है? 1.6 10 की घात -19 कूलाम। ये माइनस में होता है, तो पॉजिट्रॉन पर चार्ज कैसा होगा? +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और प्रोजेट्रॉन की क्या खासियत होती है? इसका जो द्रव्यमान होता है, मास होता है, वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। कितना होता है? 9.1 इंटू 10 की घात -31 kg। तो पोजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है, प्रतिकण है, जिस पर आवेश इलेक्ट्रॉन के विपरीत होता है। अब आप लोगों के दिमाग में आ रही होगी, सर ये प्रोटॉन भी तो हो सकता है। प्रोटॉन और पोजिट्रॉन में एक डिफरेंस है। प्रोटॉन का मास पोजिट्रॉन से अलग होता है, जबकि पोजिट्रॉन का मास इलेक्ट्रॉन के क्या होता है? इक्वल होता है। पोजिट्रॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है। आप तो बस इतना याद रखो कि इलेक्ट्रॉन का एक प्रतिकण होता है ना, जिसे अपने पोजिट्रॉन बोलते हैं। एक एंटी पार्टिकल होता है जिसका चार्ज, जिस पर चार्ज यानी आवेश जो है वो इलेक्ट्रॉन के क्या होता है? विपरीत होता है। बाकी सारी चीजें जो है वो इलेक्ट्रॉन के जैसी होगी। इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, सब इलेक्ट्रॉन के जैसा होगा। ठीक है। तो ये इसका आंसर नहीं हुआ। तो इसका आंसर क्या हुआ बताओ? फोटोन। फोटोन क्या होते हैं? फोटोन देखो, ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट होते हैं। ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट है। प्रकाश फोटोन के रूप में गति करता है, ऊर्जा के छोटे छोटे कण के रूप में गति करता है। फोटोन की क्या खासियत होती है? फोटोन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, किसी भी प्रकार का कोई भी आवेश नहीं होता है। फोटोन का द्रव्यमान नहीं होता है। द्रव्यमान बोले तो फोटोन का मास नहीं होता है। और फोटोन जो होता है ना, वो प्रकाश की चाल से गति करता है। प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये फोटोन की खासियत है। यानी फोटोन जो है वो ऊर्जा के छोटे छोटे कण हैं, जो कि आवेश रहित होते हैं। इन पर कोई आवेश नहीं होता है, इनका कोई द्रव्यमान नहीं होता है, लेकिन इनकी गति जो होती है ना, वो किसकी तरह होती है? प्रकाश की गति के बराबर होती है। प्रकाश की गति निर्वात में हम कितनी मानते हैं? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जो प्रकाश है, जो क्वेश्चन क्या था अपना? प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। वो छोटे छोटे कण कौन से हैं? फोटोन। फोटोन के रूप में प्रकाश गति कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ दोस्तों? डी आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया? वो इंट्रोड्यूस द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके बारे में किसने बताया? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में किसने बताया? देखो, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? मान लो मैं कोई मेटल ले लेता हूं, कोई धातु ले लेता हूं। ठीक है। धातु पर मैंने प्रकाश डाला,
है ना। जैसे मैं प्रकाश डालूंगा इस धातु से क्या निकल गए, इलेक्ट्रॉन निकल गए। इसको अपने ने क्या बोल दिया, प्रकाश विद्युत प्रभाव बोल दिया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोल दिया। किसी धातु पर जब हम प्रकाश तरंगे भेजते हैं या कोई विद्युत चुंबकीय तरंग भेजते हैं तो उस धातु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम फोटो इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। यही प्रकाश विद्युत प्रभाव है। और इसके बारे में किसने बताया था अपने को, इसके बारे में अपने को आइंस्टाइन ने बताया था। तो इसका आंसर क्या है, सी सही है। आइंस्टाइन ने अपने को सर्वप्रथम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में जानकारी दी थी। इसके लिए आइंस्टाइन को 1921 में नोबेल प्राइज भी मिल रखा है। इस प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टाइन को 1921 में नोबेल प्राइज दिया गया था, है ना। इसकी जानकारी किसने दी थी, आइंस्टाइन ने। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, धातु पर प्रकाश विकिरण डालने पर धातु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं और ऐसे प्रभाव को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। बैठी बात दिमाग में। चलो आगे, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है, अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, दोनों या इनमें से कोई नहीं। देखो दोस्तों, तरंग की अगर अपने बात करें तो तरंग होती है अनुदैर्ध्य तरंग, जिसे अपने, है ना, लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। और एक होती है अनुप्रस्थ तरंग, एक होती है अनुप्रस्थ तरंग, जिसे हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। जब तरंगे किसी माध्यम में चलती है ना, तो माध्यम के कण कंपन करते हैं। तो कंपन के आधार पर, वाइब्रेशन के बेसिस पर अपने ने तरंगों को दो भागों में बांट दिया, एक अनुदैर्ध्य तरंग और एक अनुप्रस्थ तरंग ना। अनुदैर्ध्य तरंग की क्या खासियत है कि जिस दिशा में तरंग चलेगी ना, माध्यम के कण उसी दिशा में क्या करेंगे, कंपन करेंगे। क्या करेंगे, कंपन करेंगे। मान लो तरंग इस दिशा में चल रही है तो माध्यम के कण इसी दिशा में आपको क्या करते हुए दिखेंगे, कंपन करते हुए दिखेंगे। यानी तरंग की दिशा के अनुदिश, उसके समानांतर आपको क्या है, कंपन करते हुए दिखाई देंगे। और अनुप्रस्थ तरंग की क्या खासियत होती है कि जिस दिशा में तरंग चलती है ना, माध्यम के कण उसके लंबवत कंपन करते हैं, उसके परपेंडिकुलर कंपन करते हैं। मान लो तरंग जो है वो इस दिशा में जा रही है तो माध्यम के कण उसके लंबवत, ऐसे परपेंडिकुलर क्या करेंगे, कंपन करेंगे। तो माध्यम के तरंग जिस दिशा में जाती है, माध्यम के कण उसी दिशा में कंपन करे तो ऐसी तरंग है अनुद्वैधर्य तरंग, लॉन्गिट्यूडनल वेव। और तरंग जिस दिशा में जाती है, माध्यम के कण उसके लंबवत कंपन करे तो ऐसी तरंग होती है अनुप्रस्थ तरंग। तो प्रकाश तरंग किस प्रकार की होती है, प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है। जबकि ध्वनि तरंग है ना, ध्वनि तरंग, साउंड वेव, जैसे मैं बोल रहा हूं वो कौन सी तरंग है, ध्वनि तरंग है ना, साउंड वेव। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती है, लॉन्गिट्यूडनल नेचर की होती है। एग्जाम में याद रखने का एक सिंपल सा तरीका बताता हूं। देखो, एग्जाम में याद रखने का एक सिंपल सा तरीका है, अनुप्रस्थ में प्र आ रहा है ना, तो प्रकाश तरंग कैसी हो गई, अनुप्रस्थ हो गई। ध्वनि तरंग में ध आ रहा है ना, और इस अनुदैर्ध्य में ध आ रहा है, देखो, तो ध्वनि तरंगे कैसी हो गई, अनुदैर्ध्य तरंगे हो गई। याद रहेगी। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। तो प्रकाश में प्र आ रहा है, यहाँ पे प्र कौन सा है, अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ तरंग है। और यही अगर ध्वनि के बारे में पूछ लेता तो आप क्या बोलते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है। तो इसका सबसे सही आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया ए। बैठी बात दिमाग में। चीजें अगर थोड़ी तरीके से सीखी हुई होती है तो क्वेश्चन आसानी से होता है। चलें आगे, एक नया क्वेश्चन करें अच्छा सा। चलो, समझ में आ रहा है तो इस बात पे बोलो आज के आनंद की जय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है तरंग के समान, कण के समान, तरंग एवं कण दोनों के समान। ये क्वेश्चन है, देखो, है ना। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है, व्हाट इज द नेचर ऑफ लाइट रेडिएशन,
है ना। तो इसका आंसर देना होता है तरंग एवं कण दोनों के समान। देखो एक साइंटिस्ट था, उस साइंटिस्ट का नाम था डी ब्रोगली। डी ब्रोगली ने अपने को क्या कहा था, प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, ड्यूल नेचर होता है। प्रकाश कण के रूप में भी गति कर सकता है, प्रकाश तरंग के रूप में भी गति कर सकता है। समझ में आई बात। तो प्रकाश की नेचर कैसी होगी बताओ, तरंग एवं कण दोनों के समान। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह सर्वप्रथम किसने बताया था, है ना। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यह सर्वप्रथम मैक्सवेल ने बताया था अपने को। किसने बताया था, मैक्सवेल ने। इस साइंटिस्ट का नाम याद रखना। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, यह जानकारी अपने को सर्वप्रथम मैक्सवेल ने दी थी। मैक्सवेल ने कहा था जितनी भी विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन कौन सी हो गई, एक्सरे भी एक विद्युत चुंबकीय तरंग है ना, गामा रे भी एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, माइक्रोवेव्स है ना जो सूक्ष्म तरंगे होती है वो भी विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, रेडियो वेव्स विद्युत चुंबकीय तरंग है, विजिबल रेज है ना दृश्य प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। जितनी भी विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं वो प्रकाश के वेग से गति करती है, और प्रकाश भी कैसी तरंग है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये बात किसने बताई, मैक्सवेल ने। चलो, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है तो लाइट जो है उसकी वेलोसिटी आपको मैक्सिमम कहां देखने को मिलेगी। देखो प्रकाश की क्या खासियत है, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती है, माध्यम है तो ठीक है, वरना वो निर्वात वैक्यूम में भी चल सकता है। जैसे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है, अंतरिक्ष में क्या है बताओ, वैक्यूम है, वैक्यूम निर्वात, किसी प्रकार का कोई मीडियम नहीं है। समझ में आई बात। किसी मीडियम में किसी भी प्रकार के अगर आपको पार्टिकल न दिखे, कण न दिखे, तो ऐसे मीडियम को अपने क्या बोलते हैं, ऐसे मीडियम को अपने वैक्यूम बोलते हैं, जिसे निर्वात कहते हैं। तो प्रकाश निर्वात में भी गति कर सकता है, लेकिन ध्वनि की क्या खासियत है, ध्वनि को चलने के लिए माध्यम चाहिए, ये निर्वात में गति नहीं कर सकती है। ठीक है, तो प्रकाश देखो निर्वात में भी गति कर सकता है, निर्वात बोले तो वैक्यूम में भी, प्रकाश गैस में भी गति कर सकता है, प्रकाश द्रव में भी गति कर सकता है, और प्रकाश ठोस में भी गति कर सकता है। ठोस में कैसे, जैसे कांच ठोस है ना, तो कांच में गति कर सकता है प्रकाश। तो प्रकाश की चाल जो वेग होता है अधिकतम वो निर्वात में होता है, कितना होता है, 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो प्रकाश का सबसे अधिक वेग आपको देखने को मिलेगा ना, वो किस में देखने को मिलेगा, निर्वात में, वैक्यूम में। कितना देखने को मिलेगा, 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसके बाद में धीरे धीरे प्रकाश का वेग क्या होता जाता है, कम होता जाता है। और प्रकाश के वेग की गणना सर्वप्रथम किसने की थी, सर्वप्रथम की थी रोमर नाम के साइंटिस्ट ने। एक क्वेश्चन आएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन है। देखो देखो यह एक समतल सतह है, कोई प्रकाश की किरण आ रही है, आके इससे टकरा के वापस उसी माध्यम में लौट रही है, इस घटना को अपने बोलते हैं परावर्तन। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। तो प्रकाश द्वारा किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना क्या कहलाती है, परावर्तन कहलाती है, रिफ्लेक्शन कहलाती है। समझ में आई बात। तो चिकने पृष्ठ, हाँ चिकने पृष्ठ से लौटने की घटना क्या है, परावर्तन। ठीक है, ऐसे परावर्तन को अगर समतल सतह है तो ऐसे परावर्तन को अपने रेगुलर रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं, नियमित परावर्तन भी बोलते हैं। अगर ये सतह से खुरदरी हो तो प्रकाश का जो परावर्तन है वो अनियमित परावर्तन कहलाता है। ठीक है, तो परावर्तन आंसर होगा, अपवर्तन नहीं होगा। अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वो अपने पथ से विचलित हो जाता है, इस घटना को अपने अपवर्तन बोलते हैं। विवर्तन भी नहीं है। विवर्तन क्या होता है, प्रकाश किसी वस्तु के किनारों से टकराकर उसकी छाया में जब प्रवेश करता है तो इस घटना को अपने क्या बोलते हैं, विवर्तन बोलते हैं। जैसे मान लो ये कोई अपारदर्शी वस्तु है, ये कोई प्रकाश स्रोत है, प्रकाश आया, इसके किनारों से टकराकर इसकी छाया में प्रवेश कर गया, इस घटना को अपने ने क्या बोला है, विवर्तन बोला है, डिफ्रैक्शन कहा है। समझ में आई कहानी, है ना। ध्रुवण भी नहीं है। ठीक है,
तो आंसर क्या है इसका? इसका आंसर है परावर्तन। चलो, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? अभी मैंने आपको बताया था प्रकाश का वेग सर्वप्रथम ज्ञात किया था रोमर ने। कब की बात है ये? 1676 की बात है। कब की बात है? 1676 में सबसे पहले प्रकाश के वेग की जानकारी अपने को किसने दी थी? रोमर ने दी थी। किसने दी थी? रोमर ने। बैठी बात दिमाग में? चलो, ये क्वेश्चन है, देखो। पानी में पैर लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर मुड़ा हुआ और छोटा दिखाई पड़ता है, ठीक है? ये प्रकाश की किस घटना के कारण? तो उस समय अपने को आंसर देना होता है अपवर्तन। देखो, अपवर्तन के बारे में समझते हो क्या? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है ना, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, मान लो वायु से वो पानी में जा रहा है, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो प्रकाश के वेग में क्या आएगा? परिवर्तन आएगा ना, है ना? तो वायु से जैसे ही पानी में जाएगा तो ये अभिलंब की ओर क्या होगा? ऐसे मुड़ जाएगा। या मान लो प्रकाश पानी से वायु में जा रहा है, पानी से किस में जा रहा है? वायु में जा रहा है, तो प्रकाश क्या होगा? प्रकाश इस अभिलंब से क्या होगा बताओ? दूर हट जाएगा। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रकाश के वेग में परिवर्तन आ रहा है। तो इस केस में क्या है? प्रकाश सीधा निकलना चाहिए था, लेकिन ये अभिलंब की ओर मुड़ रहा है, यानी अपने पथ से विचलित हो रहा है। इस घटना को अपने क्या बोलते हैं? इस घटना को अपने अपवर्तन कहते हैं। क्या बोलते हैं? अपवर्तन, जिसे हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के कारण पानी में रखी हुई वस्तु अपने को, है ना, अपनी वास्तविक गहराई से ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के कारण अपने को, है ना, जलती हुई आग के पीछे कोई वस्तु होती है वो हिलती डुलती हुई दिखाई देती है। अपवर्तन के कारण कुआं जो है वो अपने को कम गहरा दिखाई देता है। अपवर्तन के कारण आकाश के जो तारे होते हैं वो क्या होते हैं? टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि अपने आंखों पे जो है वो सीधा प्रकाश नहीं आ रहा है, वो विचलित प्रकाश आ रहा है, अपवर्तित प्रकाश आ रहा है, इस कारण वो अपने को ऐसे दिखाई दे रहे हैं। समझ में आई कहानी? तो इसमें देखो आंसर क्या देना होगा? अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण नहीं, विवर्तन कारण, परिक्षेपण नहीं, किसके कारण? अपवर्तन के कारण। तो इसका आंसर क्या है? ए आंसर है। आई थिंक ये सारी चीजें बेसिक चीजें हैं जो आपने पढ़ रखी होगी, ये आंसर आपने आराम से दे दिया होगा। आगे चले, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष कैसे बनता है? इंद्रधनुष प्रकाश की किस घटना के कारण बनता है बताओ? अपवर्तन के कारण, वर्ण विक्षेपण के कारण, या पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, या उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर होता है उपयुक्त सभी। देखो, इंद्रधनुष प्रकाश की वर्ण विक्षेपण की घटना पर आधारित है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है? डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या है? जब प्रकाश को किसी प्रिज्म पे डालते हैं तो वह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। जब सूर्य के प्रकाश को किसी प्रिज्म पे डालते हैं तो वो कितने रंगों में विभाजित हो जाता है? 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। प्रकाश की यही घटना वर्ण विक्षेपण कहलाती है। तो सर फिर आंसर तो ये होना चाहिए बी, उपयोग सभी। क्यों कर रहे हो आप? इसके बारे में देखो मैं बताता हूं। ये पूछ क्या रहा है? कैसे बनता है? तो ये सारी घटनाएं देखने को मिलेगी आपको इंद्रधनुष में। इंद्रधनुष बनने के लिए शर्त क्या है? एक तो बारिश होनी चाहिए और उस समय धूप पड़नी चाहिए, और सूर्य हमारी पीठ के पीछे होना चाहिए, बारिश की बूंदी आंखों के सामने होनी चाहिए, तभी इंद्रधनुष बनता है ना? कैसे? देखो, ये आपकी आंख है, ये मान लो कोई बारिश की बूंद है, ठीक है? सूर्य के प्रकाश की किरण आई, जैसे ही प्रकाश की किरण, ये पानी की बूंद है, बताओ पानी की बूंद है, तो यहां पर तो ये वायु हो गया, यहां पर ये पानी हो गया। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने पथ से विचलित हो जाती है। तो ये यहां पर कौन सी घटना घटित हो गई बताओ? अपवर्तन। प्रकाश की किरण को आप एक माध्यम से दूसरे माध्यम में भेजते हो, वे दूसरे माध्यम में न जाकर वापस उसी माध्यम में लौट आए, तो इस घटना को अपने क्या बोलते हैं? इस घटना को अपने बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ये यहां पर कौन सी घटना घटित हो गई बताओ? पूर्ण
आंतरिक परावर्तन। समझ में आई बात? अब प्रकाश की किरण वापस एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आ गई और अपने पथ से विचलित हो गई, तो यहाँ पर कौन सी घटना घटित हो गई बताओ? अपवर्तन। और ये जैसे ही बाहर निकलेगी कितने रंग में विभाजित हो जाएगी? 7 रंग में विभाजित हो जाएगी और अपने को क्या बना हुआ दिखेगा? इंद्रधनुष। और प्रकाश का 7 रंगों में विभाजित होना क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण कहलाता है। तो देखो इंद्रधनुष बनता है तो कौन कौन सी घटना घटित हो रही है? वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये सारी घटनाएं घटित होती हुई अपने को दिख रही है। बैठी बात दिमाग में? तो इसका आंसर क्या होगा बताओ? ये जो क्वेश्चन था इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। कहानी समझ में आ रही है? कॉन्सेप्ट पढ़ रखे होंगे ये सारे ऐसे कुछ आपने। नेक्स्ट देखो, प्रकाश में कितने रंग होते हैं? हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन लाइट? 7 रंग होते हैं। ये किसकी बात कर रहा है? ये सूर्य के प्रकाश की बात कर रहा है। 7 रंगों से मिलकर बना है सूर्य का प्रकाश, जिसको आप लोग क्या बोलते हो? जिसे आप लोग बोलते हो विबग्योर। क्या बोलते हो? विबग्योर। ये 7 रंग अपने को देखने को मिलते हैं। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। बैंगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? 7। आंसर क्या दोगे आप लोग? 7 आंसर दोगे। बैठी बात दिमाग में? चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। देखो एक माध्यम होता है जिसे अपने बोलते हैं सघन माध्यम। सघन का मतलब ऐसा माध्यम जहां प्रकाश का वेग कम होता है, उस माध्यम को अपने सघन माध्यम बोलते हैं। और एक माध्यम होता है विरल माध्यम। विरल माध्यम का मतलब ऐसा माध्यम जहां प्रकाश का वेग क्या होता है? ज्यादा होता है, उसे विरल माध्यम बोलते हैं, है ना? जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है तो क्या होता है? वो अभिलंब से दूर हट जाती है। सघन माध्यम वो माध्यम है जहां प्रकाश का वेग कम है, और विरल माध्यम वो माध्यम है जहां पे प्रकाश का वेग इस सघन माध्यम की तुलना में क्या है? ज्यादा है। तो यहां से प्रकाश की किरण जैसे ही विरल में जाएगी, इसके वेग में परिवर्तन आएगा, वेग बढ़ेगा अचानक से, तो ये अभिलंब से क्या होगी? दूर हट जाएगी। इस कोण को अपने क्या बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं। इस कोण को अपने क्या बोलते हैं? अपवर्तन कोण बोलते हैं। जैसे जैसे मैं आपतन कोण का मान बढ़ाता जाऊंगा, ये अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा जब ये प्रकाश की किरण, है ना, जब ये प्रकाश की किरण ऐसे 90 डिग्री का कोण बनाते हुए निकल जाएगी, उस समय इस आपतन कोण को अपने आपतन कोण ना बोल के क्या बोलेंगे बताओ? क्रांतिक कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? क्रांतिक कोण कहेंगे। अब इस क्रांति कोण से अधिक कोण पर मैं जब प्रकाश की किरण डालूंगा, तो प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में न जाकर वापस उसी माध्यम में लौट के आ जाएगी। इस घटना को अपने क्या बोलेंगे? इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहेंगे। अब देखो अपने को पूछ क्या रहा है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है, सीधा ही पूछ लिया इसने। सघन से विरल माध्यम। सघन माध्यम क्या है? जहां प्रकाश का वेग कम है। और विरल माध्यम क्या है? जहां प्रकाश का वेग ज्यादा है। हीरे से वायु में, हीरे में प्रकाश का वेग कम होगा ना, हीरा ठोस है, बिल्कुल। तो ये सघन माध्यम हो गया, और ये क्या हो गया? विरल माध्यम हो गया। तो इसका आंसर ए सही है। जल से कांच में, जल में प्रकाश का वेग ज्यादा होता है या कांच में? जल में ज्यादा होता है, तो जल विरल माध्यम हो गया और कांच सघन माध्यम हो गया। तो विरल से सघन में जाता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना नहीं घटित होती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के लिए 2 शर्त है। प्रकाश सघन से विरल में जाना चाहिए, आपतन कोण का मान हमेशा क्रांति कोण से क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए, है ना? ये सारी बातें आपको पढ़ाई गई है, आपने पढ़ भी रखी होगी, तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। वायु से जल में, फिर ये गलत हो गया। वायु से कांच में, फिर ये गलत हो गया। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया? हीरे से वायु में। हीरा, हीरे में प्रकाश का वेग वायु की तुलना में कम होता है, तो हीरा सघन माध्यम बन गया, वायु विरल माध्यम बन गया। जब प्रकाश सघन से विरल में जाता है तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना देखने को मिलती है। विरल से सघन में जाएगा, रेयर से डेंसर में जाएगा, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना अपने को देखने को नहीं मिलेगी। बैठी बात दिमाग में? चलें आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है? देखो, अब इतना कॉन्सेप्ट मैंने बताया, क्या होता है? विरल माध्यम मतलब जहां पे प्रकाश का वेग अधिक है, सघन माध्यम का मतलब जहां पर प्रकाश का वेग कम है। तो विरल से जैसे ही सघन में जाएगी ना, तो वेग में कमी आएगी, वो हल्की सी अभिलंब की ओर क्या होगी? झुक जाएगी। तो सीधी दिशा में चली जाती है, गलत है ये आंसर। अभिलंब की ओर झुक जाती है, बिल्कुल सही आंसर। तो आंसर क्या हो गया बताओ? बी इसका। समझ में आई बात? ठीक है, चलो। उगते एवं डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है, क्यों? लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, लाल रंग का प्रकीर्णन ही नहीं होता है। उगते हुए डूबते समय सूर्य का तापमान अधिक होता है। देखो, इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सूर्य का प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना है दोस्तों? कितने रंगों से मिलकर बना है? 7 रंगों से मिलकर बना है। वो 7 रंग कौन से हैं? विब योर, ठीक है। आर का मतलब हो गया रेड, जिसे अपने लाल बोलते हैं। वी का मतलब हो गया वॉयलेट, जिसे अपने बोलते हैं बैंगनी। जब हम बैंगनी से लाल की तरफ जाते हैं ना, तो तरंग दैर्ध्य बढ़ता है हमेशा। क्या बढ़ता है? तरंग दैर्ध्य बढ़ता है। और लाल से बैंगनी की ओर जाएंगे ना, तो क्या बढ़ेगा? प्रकीर्णन बढ़ेगा। प्रकीर्णन बोले तो स्कैटरिंग, फैलाव, बिखराव बढ़ेगा, ठीक है। तो लाल रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है। इस कारण जब सूर्य अस्त होता है या उदय होता है, उस कारण अपने को सूर्य, है ना, लाल दिखाई देता है, क्योंकि सबसे पहले आंखों पे पहुंचने वाली प्रकाश की किरण कौन सी है? किसका प्रभाव जाता है? लाल रंग का। तो देखो, यहां पर क्या आंसर देना उचित होगा? लाल रंग का प्रकीर्णन नहीं होता है, ये गलत है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, ये सबसे सही आंसर है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। लाल रंग का प्रकीर्णन यानी बिखराव सबसे कम होता है और उसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। इस कारण जो प्रकाश है, सॉरी, इस कारण सूर्य अस्त या उदय होते समय सूर्य अपने को कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। बोलो, बात समझ में आई क्या? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देगा? देखो, अपने को आकाश कैसा दिखाई देता है? नीला। क्योंकि प्रकाश माध्यम में उपस्थित धूल, मिट्टी या अन्य कणों से टकराकर सभी दिशा में फैल जाता है। इस घटना को अपने क्या बोलते हैं? इस घटना को अपने बोलते हैं स्कैटरिंग, प्रकीर्णन कहते हैं। अंतरिक्ष में आप जाओगे ना, तो अंतरिक्ष में तो माध्यम ही नहीं है, मीडियम ही नहीं है। है क्या? मीडियम नहीं है, निर्वात है। तो निर्वात में प्रकीर्णन की घटना आपको देखने को मिलेगी नहीं। अंतरिक्ष में प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। इस कारण व्यक्ति को अंतरिक्ष हमेशा कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। तो अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देगा? काला। क्यों दिखाई देगा काला? क्योंकि प्रकीर्णन की घटना घटित ही नहीं होगी, इस कारण वो काला दिखाई देगा। तो आंसर क्या है? सी। लेकिन आप पृथ्वी से देखोगे ना, तो आपको आकाश कैसा दिखाई देगा? लाल, नीला। क्यों? प्रकीर्णन की घटना के कारण, ठीक है। तो ध्यान रखना, अंतरिक्ष में हमेशा अंधेरा होता है, अंतरिक्ष काला होता है, क्योंकि वहां प्रकीर्णन की घटना नहीं होती है। अंतरिक्ष में भी कोई व्यक्ति खड़ा है ना, तो उसको भी आकाश कैसा दिखाई देगा? काला, क्योंकि वहां से प्रकीर्णन की घटना उसको देखने को मिलेगी ही नहीं। प्रकीर्णन क्या है? प्रकाश द्वारा माध्यम में उपस्थित धूल, मिट्टी, कणों के द्वारा टकराकर सभी दिशाओं में फैलना क्या कहलाता है? प्रकीर्णन कहलाता है। चलो, कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का यूज करते हो? 2 क्वेश्चन साथ में याद रख लो। वाहन होते हैं ना, वाहन, उनके जो हेडलैम्प होते हैं या हेडलाइट होती है, उनमें किस दर्पण का यूज किया जाता है? अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। और जो रियर व्यू मिरर होते हैं, साइड व्यू मिरर होते हैं, जो पश्च दर्पण होते हैं, उस समय कौन सा दर्पण यूज किया जाता है? उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। तो कार चलाते समय कोई व्यक्ति पीछे से देख रहा है कि पीछे से कौन सी गाड़ी आ रही है, तो उस समय जो दर्पण आपको देखने को मिलेगा, वो दर्पण होगा उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की क्या खासियत होती है? इसमें प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, और प्रतिबिंब बनता है आभासी। पढ़ रखा है आपने? तो यहां पर आंसर क्या दोगे कि कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए कौन सा दर्पण यूज करते हैं? उत्तल दर्पण यूज करते हैं। कैसा दर्पण यूज करते हैं? उत्तल दर्पण। डी आंसर हो गया।
है ना। और यही क्वेश्चन अगर कह देता कि उनकी कार की जो हेडलाइट है वो उसमें किस दर्पण का यूज किया गया है, तो आंसर क्या देना होता है उस समय अपने को अवतल दर्पण आंसर देना होता है। बैठी बात दिमाग में। चलो, वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करेगा। देखो, दो प्रकार के लेंस आपको देखने को मिलते हैं। एक होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। सही बात है। उत्तल लेंस जिसे अपने कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, एक अवतल लेंस होता है जिसे अपने कॉनकेव लेंस बोलते हैं। एक उत्तल लेंस है, एक अवतल लेंस है। उत्तल लेंस को अपने कॉन्वेक्स, अवतल लेंस को अपने क्या बोलते हैं, कॉनकेव लेंस कहते हैं। ठीक है। देखो, वायु में पानी का बुलबुला, या आप कह दो, या जैसे देखो क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं, वायु का बुलबुला जल में, वायु का बुलबुला, वायु का बुलबुला जल में। ये इस टाइप के जो बुलबुले होते हैं ना, इनकी जो संरचना होती है ना, संरचना, स्ट्रक्चर, इनकी संरचना तो उत्तल लेंस की तरह होती है दोस्तों। किसकी तरह होती है? उत्तल लेंस की तरह। लेकिन ये काम किसकी तरह करते हैं, इनका व्यवहार कैसा होता है, किसकी तरह काम करते हैं? ये अवतल लेंस की तरह काम करते हैं। तो आपसे ऐसे पूछ ले कि वायु में पानी का बुलबुला, या वायु का बुलबुला जल में, पानी में, या कांच पर पानी का बुलबुला, कांच पर पानी का बुलबुला जो है उसकी संरचना कैसी है, तब तो आपको आंसर देना है उत्तल, कॉन्वेक्स। लेकिन वो कार्य कैसे करेगा, तब आप आंसर क्या दोगे? अवतल। अवतल लेंस की तरह वो क्या करता है, कार्य करता है, लेकिन संरचना उत्तल लेंस की तरह होती है। तो यहां पर अपने को क्या आंसर देना है? अवतल लेंस के भांति, उत्तल लेंस के भांति, समतल उत्तल लेंस, समतल अवतल नहीं। सिंपल सा आंसर, किसके तरह ये काम करता है? अवतल लेंस की तरह काम करता है। किसकी तरह? अवतल लेंस की तरह। बैठी बात दिमाग में। चलो, अगर संरचना पूछ लेता तो उत्तल लेंस कहते, लेकिन कार्य किसकी तरह कर रहा है, तब अपने आंसर अवतल लेंस दिया है। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? इस क्वेश्चन को समझे आप? इस क्वेश्चन को आप ऐसे समझो, साबुन के जो बुलबुले होते हैं ना, उस पर प्रकाश गिरता है तो वो बुलबुले अपने को रंगीन दिखाई देते हैं। तेल की सतह होती है, उस पर जब प्रकाश गिरता है तो वो तेल की सतह अपने को रंगीन दिखाई देती है। ये किस घटना के कारण है? इस घटना को अपने बोलते हैं व्यतिकरण, जिसे अपने बोलते हैं इंटरफेरेंस। अब इंटरफेरेंस कहां कहां लिखा हुआ आ रहा है बताओ? एक तो यहां लिखा हुआ आ रहा है और एक यहां लिखा हुआ आ रहा है। तो आंसर क्या होगा? ए और डी। अब दोनों में से एक चूज करना है। ध्रुवण तो नहीं है, देखो पोलराइजेशन तो नहीं है। यहां पर एक आंसर जो सही देना होगा वो होगा बहुलित परावर्तन। परावर्तन का मतलब वो किरणें जो हैं वो उस बुलबुले से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट के आ रही है, इसे अपने परावर्तन बोलते हैं। ध्रुवण का मतलब समझते हो? आपका जो हेलमेट है ना, वो ध्रुवण की घटना पर आधारित होता है। हेलमेट का ऊपर जो कांच होता है ना, वो ध्रुवण की घटना पर आधारित है। 3D ग्लासेज होते हैं वो ध्रुवण की घटना पर आधारित होते हैं। तो ध्रुवण यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण, ये सबसे सही आंसर है। ठीक है, ये साबुन का बुलबुला है, यहाँ पे व्यतिकरण, इंटरफेरेंस की घटना घटित हो रही है। ठीक है, तरंगे आके टकरा के वापस उसी माध्यम में जा रही है, तो बहुलित परावर्तन की घटना भी घटित हो रही है। ये क्वेश्चन ध्यान में रखना, ऐसे कभी कभार क्वेश्चन आ जाते हैं तो बच्चा व्यतिकरण याद रख लेता है, साथ में परावर्तन भी ध्यान रखना। कैसा? बहुलित परावर्तन। परावर्तन का नियम आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। प्रकाश की एक किरण के परावर्तन के लिए सही है। देखो ये क्या कह रहा है, देखो सुनो, दर्पण होते हैं ना, दर्पण, वो प्रकाश की किस घटना पर आधारित है?
परावर्तन पर आधारित है। अब दर्पण चाहे समतल हो, ठीक है, चाहे उत्तल हो, चाहे अवतल हो, ये तीनों जो है वो दर्पण है और तीनों प्रकाश की किस घटना पर आधारित होंगे? परावर्तन, रिफ्लेक्शन पर आधारित होंगे। किस पर आधारित होंगे? रिफ्लेक्शन, परावर्तन पर आधारित होंगे। ठीक है, परावर्तन क्या कहता है? कोई एक सतह है, प्रकाश की किरण आ रही है, आने के बाद में टकरा रही है, वापस उसी माध्यम में लौट के आ रही है, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, और जहां पर ये घटना घटित हो रही है उस पर एक लंब डाल दिया, इस लंब को क्या बोला? अभिलंब। ठीक है, तो यहां पर देखो आंसर क्या है? उपयुक्त सभी। तो क्या कह रहा है? परावर्तन का नियम आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। प्रकाश की किस घटना के लिए सही है? केवल समतल सतह के लिए, केवल अवतल सतह के लिए, केवल उत्तल सतह के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। तो आंसर क्या देना होता है? ये उपयुक्त सभी के लिए है। ठीक है, चलो। प्रकाश की एक किरण परावर्ती समतल सतह पर सतह के साथ 56 डिग्री कोण पर आपतित होती है, तो परावर्तन कोण का मान होगा। देखो ये क्या कह रहा है? ये प्रकाश की किरण आई, चली गई, और ये अभिलंब है। प्रकाश की एक किरण परावर्ती समतल सतह पर सतह के साथ, ये सतह के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है? बताओ। 56 डिग्री का कोण बना रही है। तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? परावर्तन कोण कितना है? कौन सा है? ये है परावर्तन कोण। ये आपतित किरण हो गई, ये परावर्तित किरण हो गई, ये कोण कौन सा हो गया? ये परावर्तन कोण हो गया। तो ये देखो 56 डिग्री है, तो ये टोटल कोण कितना है? बताओ। 90 डिग्री है, 90 में से मैं 56 घटा दूंगा तो कितना बचेगा? बताओ। 34 डिग्री। ये कितना है? 34। ये 34 है, तो ये भी कितना होगा? बताओ। 34। क्योंकि अपने को पता है परावर्तन की घटना में आपतन कोण का मान हमेशा परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। तो जो कोण ये होगा ना, वही कोण ये होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? बताओ। 34 डिग्री। आंसर क्या हो गया? 34 डिग्री हो। चलो, आकाश किस कारण से नीला होता है? आकाश किस कारण नीला होता है? बताओ। प्रकीर्णन के कारण। अब देखो, सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के कारण, गलत है ये आंसर। सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन के कारण, ये भी आंसर गलत है। दोनों आंसर गलत हो गए ना। और क्या है? वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुतर तरंग दैर्ध्य के कारण, ये आंसर सही है। वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के दीर्घ तरंग दैर्ध्य के कारण, ये आंसर गलत है। अब इस चीज को समझो। देखो, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल में उपस्थित धूल कण अन्य पदार्थों से टकराकर सभी दिशाओं में क्या होता है? फैल जाता है। सूर्य का प्रकाश कितने रंगों का मिलकर बना है? 7 रंगों से। और वो 7 रंग कौन से? विबग्यो। सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किसका होता है? नारंगी रंग का। और सबसे कम प्रकीर्णन किसका होता है? लाल रंग का, है ना। लाल रंग जो होता है उसका प्रकीर्णन, प्रकीर्णन मतलब बिखराव, फैलाव, ये सबसे कम देखने को मिलता है। और सबसे ज्यादा देखने को किसका मिलता है? बैंगनी रंग का। सही बात है। सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसकी होती है? इसकी होती है। और सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसकी होती है? इसकी होती है। ठीक है, यानी इसकी तरंग दैर्ध्य बहुत कम है ना। अब देखो, इसका प्रकीर्णन कम होगा लेकिन तरंग दैर्ध्य अधिक होगी, तो ये जो प्रकाश है ना, ये जो प्रकाश लाल हो गया, ऑरेंज हो गया, ये वायुमंडल में बिखरेंगे नहीं, ये पृथ्वी तक पहुंच जाएंगे। अब इनकी तरंग दैर्ध्य कम है लेकिन प्रकीर्णन ज्यादा है, तो ये क्या होंगे? वायुमंडल में बिखर जाएंगे, है ना। बैंगनी, आसमानी, नीला। तो आपको जो मिश्रित रंग दिखाई देगा ना, वो कैसा दिखाई देगा? हल्का नीला। तो अब देखो, अपने को क्या बात पकड़नी है? वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुतर तरंग दैर्ध्य, लघुतर तरंग दैर्ध्य किसकी हो गई है? बताओ। इनकी हो गई है। लघुतर तरंग दैर्ध्य किसकी हो गई? बताओ। इनकी हो गई। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, इनकी लघुतर, मतलब इनकी तरंग दैर्ध्य कम है। तरंग दैर्ध्य कम है तो पृथ्वी तक पहुंच नहीं पाते। प्रकीर्णन ज्यादा होता तो बिखर जाता है वायुमंडल में ये। इसके कारण ये अपने को घटना घटित होती हुई दिखाई दे रही है ना। देखो, लैंग्वेज में क्या है, इसने बहुत अच्छा मामला सेट कर दिया, है ना। आकाश किस कारण नीला दिखाई देता है? सिंपल आंसर होता है प्रकीर्णन के कारण। लेकिन प्रकीर्णन तो यहाँ कहीं दिया ही नहीं है, अब उसी चीज को घुमा दिया इसने, है ना। तो अपने को ध्यान रखना है, सबसे कम प्रकीर्णन किसका होता है? सबसे कम प्रकीर्णन किसका होता है? लाल रंग का। सबसे अधिक प्रकीर्णन वोयलेट का, है ना, इंडिगो का, वो ये अपने ब्लू, नीला,
आसमानी, बैंगनी, ये जो प्रकाश है इनका प्रकीर्णन अधिक है, तरंग दैर्ध्य कम है। तरंग दैर्ध्य कम है तो ये पृथ्वी तक पहुंच नहीं पाते, वायुमंडल में ही बिखर जाते हैं, है ना। तो लघुतर तरंग दैर्ध्य शॉर्टर वेवलेंथ है, इसके कारण ये घटना देखने को मिल रही है। तो आंसर क्या देना होगा इसका? थर्ड नंबर आंसर देना होगा। अच्छा क्वेश्चन माना जाता है ये, कर दोगे आएगा तब पेपर में। ओके चलो, रंगीन टेलीविजन में देखो 3 प्राथमिक कलर होते हैं जिन्हें अपने बोलते हैं आरजीबी। रंगीन टेलीविजन में ये 3 कलर यूज किए जाते हैं आरजीबी, जिसे अपने रेड, ग्रीन, ब्लू कहते हैं। तो लाल, हरा, नीला इसका सबसे सही क्या है? आंसर है। सबसे सही आंसर क्या हो गया? आरजीबी, लाल, हरा, नीला। चलो, प्रिज्म आपतित सफेद प्रकाश को 7 रंगों की एक पट्टी में विभक्त कर देता है। इस पट्टी के मध्य का रंग कैसा होता है? देखो, प्रिज्म 7 रंगों में विभाजित करता है प्रकाश को। वो 7 रंग कौन से हैं बताओ? विबग्योर है। जब प्रिज्म पर एक प्रिज्म डिवाइस होती है, उस पर सूर्य का प्रकाश डाला जाता है, तो वो सूर्य का प्रकाश कितने रंगों में विभाजित होता है? 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। अब इसका मध्य रंग कौन सा होता है? तो देखो, मध्य का कलर आप लोग कैसे आंसर दोगे? ये 3 छोड़ दो, ये 3 छोड़ दो, तो आंसर क्या हो गया? ग्रीन। इसमें ग्रीन ऑप्शन में है भी, ये क्वेश्चन हो जाता है गलत। वहां पे अपने को आंसर क्या देना होता है? पीला। क्यों देना होता है? देखो, बात को समझो। ये VIBGYOR है ना, अगर आप इंद्रधनुष को किसी को देखते हो या प्रिज्म से इस पट्टी को देखते हो, तो ये कलर आपको लगभग एक से दिखाई देते हैं। तो इसको एक सिंगल कलर मान लिया, इसको दूसरा कलर, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये 5वां हो गया। अब बीच वाला कलर कौन सा हो गया? 2 ये छोड़ दो, 2 ये छोड़ दो, तो कौन सा हो गया? येलो। तो आंसर क्या देना है यहाँ पे? येलो आंसर देना है, पीला आंसर देना है। ठीक है, एक बार इसके बारे में सोचिए, फिर और आगे चलते हैं अपने। समझ में आई क्या बात? है ना। वोलेट, इंडिगो, ब्लू दूर से लगभग एक से दिखाई देते हैं, एक जैसा कलर मान लिया। फिर इस प्रकार से आंसर क्या दोगे? मध्य रंग क्या दोगे? पीला। बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, हरा मत करके आ जाना, काले नंबर आएंगे। मानव आंख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है बताओ? देखो, इस चीज को समझते हैं। ये अपनी आंख है दोस्तों, बिल्कुल। आंखों में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, पढ़ा है ना। किसी की आंख में अवतल लेंस तो नहीं है, उत्तल लेंस होता है ना। और आपकी जो आंखों में लेंस होता है उसकी क्षमता कितनी होती है पता है? 576 मेगापिक्सल। अब आप ये जो फोन लेके घूम रहे हो ना, कि भाई मेरे कैमरा 48 मेगापिक्सल का है, मेरा 108 है ना, मेरे 48 के 2 कैमरे हैं। सबसे बढ़िया कैमरा है ये आंखों वाला, जिसकी क्षमता कितनी है पता है? 576 मेगापिक्सल। तभी तो इतनी क्लियर फोटो आती है, और अपने को वो फोटो युगों युगों तक याद रहती है ना। कुछ चेहरे भूल नहीं पाते हैं, क्योंकि कैमरा ही इतना बढ़िया है ना। तो लेंस कौन सा है अपना? उत्तल लेंस। कैमरे में भी ये लेंस होता है, कैमरे में भी अपने को यही लेंस देखने को मिलता है दोस्तों। ठीक है, अपनी आंखों के पीछे बाहर से एक तीसरी परत होती है, जिसे अपने बोलते हैं रेटिना, है ना। आंख की सबसे बाहरी परत कौन सी है? उसका नाम क्या है? स्केलेरा। क्या नाम होता है? स्केलेरा होती है ना। सबसे बाहरी परत जो होती है वो स्केलेरा होती है, जो कि व्हाइट कलर की होती है ना, जो कि ऐसे आगे तक आई हुई होती है। आपकी आंखों में देखो, ये जो व्हाइट व्हाइट वाला भाग है ना, ये स्केलेरा है ना, स्केलेरा। उसके बाद में दूसरे नंबर पर एक लाल रंग की परत होती है, जिसे अपने बोलते हैं कोरोइड। जिसे अपने क्या बोलते हैं? कोरोइड कहते हैं, कोरोइड। और उसके बाद में तीसरे नंबर पर जो परत होती है पीले रंग की, उसे अपने क्या बोलते हैं? रेटिना, जिसे हिंदी में कहा जाता है दृष्टि पटल। क्या बोलते हैं? दृष्टि पटल कहते हैं। और किसी भी व्यक्ति का जो प्रतिबिंब बनता है ना, वो इसी दृष्टि पटल पर बनता है। और पता है दोस्तों, प्रतिबिंब कैसा बनता है? प्रतिबिंब बनता है वास्तविक। वास्तविक बोले तो रियल। और प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा। उल्टा बोले तो इन्वर्टेड। पर सर, आप तो जैसे हम अभी आपका लेक्चर देख रहे हैं, तो आप हमें सीधे दिखाई दे रहे हो। उल्टे दिखाई देने चाहिए। आप कह रहे हो प्रतिबिंब अपनी आंखों पर उल्टा बनता है। उल्टे का मतलब क्या हो गया? ये आपके सामने मार कर ये सीधा है, ये क्या है? उल्टा। इट मीन्स मेरा सर नीचे होने चाहिए, टांगे ऊपर होनी चाहिए। सही है।
प्रतिबिंब आपकी आंखों पे ऐसे ही बन रहा है, सर मेरा नीचे है, टांगे ऊपर है। तो अपना जो मस्तिष्क होता है ना, ब्रेन, अपना नर्वस सिस्टम, वो प्रतिबिंब को सीधा करके बताता है अपने को। आंखों पे प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनेगा, और कैसा बनेगा, वास्तविक। लेकिन मस्तिष्क जो है उस प्रतिबिंब को सीधा करके अपने को दिखाएगा। बैठी बात दिमाग में? तो यहाँ पर आंसर क्या देना होगा बताओ इस क्वेश्चन का? क्वेश्चन क्या है? मानव आंख की रेटिना पर प्रतिबिंब होता है कैसा? आभासी नहीं होता है, कैसा होता है? वास्तविक होता है, वास्तविक। और कैसा होता है? उल्टा होता है। सीधा मत करना। तुम सोचते हो सर वस्तुएं सीधी दिखाई दे रही है इसलिए सीधा नहीं, प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक। बैठी बात दिमाग में? बहुत बढ़िया क्वेश्चन आता है, जल्दीबाजी में गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। समतल दर्पण, एक प्लेन मिरर की बात करते हैं। अपने जो घरों में लगा हुआ दर्पण है ना, वो समतल दर्पण है। कैसा दर्पण है? समतल दर्पण। उस दर्पण में आप देखो, आपको अपना प्रतिबिंब कैसा दिखाई देगा? सीधा दिखाई देगा, उल्टा दिखाई नहीं देगा, सीधा। आप जैसे खड़े हो ना वैसे के वैसे दिखते हो। और प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है? वस्तु के आकार का दिखाई देता है। समतल दर्पण में ना तो प्रतिबिंब बड़ा बनता है ना छोटा बनता है, जिस साइज की वस्तु होते है ना उसी साइज का बनता है। और प्रतिबिंब कैसा बनता है बताओ? आभासी बनता है, आभासी। वास्तविक नहीं बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब वो होते हैं जिनको अपने पर्दे पे भी प्राप्त कर सकते हैं, और आभासी प्रतिबिंब वो होता है जिनको सिर्फ दर्पण पे प्राप्त किया जाता है, पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते। तो समतल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। गोलीय दर्पण में, अवतल दर्पण की बात करें ना, तो उसमें वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा, कभी भी उल्टा नहीं बनता है, वस्तु से छोटा या बड़ा नहीं बनता है। तो देखो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, देखो एक तो सीधा, ठीक है, सीधा इसमें है। वस्तु के साइज से छोटा नहीं, वस्तु के साइज से छोटा नहीं, वस्तु के साइज के बराबर है, तो सीधा बनेगा। वस्तु के साइज से छोटा नहीं बनेगा, बराबर बनेगा, वस्तु के साइज के बराबर बनेगा, ये वस्तु के साइज के बराबर बनेगा, सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। आंसर यही हो गया। यहाँ पे देखो साइज से छोटा है, साइज से ये है, नहीं, आंसर क्या हो गया इसका? ए आंसर हो गया। ठीक है, इसको देखो वापस पढ़ो आप। समझ में आई क्या बात? समतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, वस्तु के साइज का बनेगा, जिस साइज की वस्तु है ना, जिस आकार की वस्तु है उसी के इक्वल बनेगा। ये कभी भी वस्तु के साइज से छोटा नहीं बनेगा, कभी भी वास्तविक नहीं बनेगा, कभी भी बड़ा नहीं बनेगा। तो आंसर ए सबसे सही है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन क्या है? किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति, देखो क्वेश्चन पढ़ो, है ना, डेटा में कंफ्यूजन क्रिएट कभी होनी ही नहीं चाहिए। निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या होता है? निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है कि व्यक्ति को नजदीकी वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई दे रही है, लेकिन दूर स्थित वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है। तो निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा दर्पण, कौन सा लेंस यूज करते हैं अपने इस रोग के निवारण के लिए? कौन सा लेंस यूज करते हैं? अवतल लेंस, है ना, अवतल लेंस यूज करते हैं। कौन केव लेंस यूज करते हैं, और कॉनकेव लेंस जो होता है उसकी क्षमता हमेशा माइनस में होती है। तो देखो इसको सीधा करने की कोशिश करो। कॉनकेव लेंस यानी अवतल लेंस कहाँ है? ये रही। और कहाँ है अवतल लेंस? ये रहा। एक में माइनस दिया हुआ, एक में प्लस दिया हुआ है, सीधा आंसर हो गया बी। ये लो, कोई सॉल्यूशन करने की जरूरत ही नहीं, लफड़ा जरूरत ही नहीं है। सही बात है, तरीका बता रखा है मैंने कि जो निकट दृष्टि दोष होता है उसमें प्रतिबिंब क्या होता है? रेटिना पर न बनकर रेटिना से पहले बन जाता है। तो अपने को किरणों को फैलाने वाला लेंस चाहिए, और फैलाने वाला लेंस कौन सा होता है? अवतल लेंस। और तो अवतल लेंस की क्षमता माइनस में होती है, तो ये अवतल लेंस है, यहाँ माइनस लगा हुआ है, सीधा आंसर कर दिया, कोई सॉल्यूशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी अपने को। और फिर भी आप सोल्व करना चाहते हो तो देखो समता कैसे निकालते हैं अपने? P बराबर 1/f फोकस दूरी होता है। यहाँ पे फोकस दूरी कितनी दे रखी है? 80 सेंटीमीटर।
भाई उस व्यक्ति का फोकस बिंदु क्या है, 80 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो 100 का मैं भाग दूंगा, 100 ऊपर चला जाएगा, नीचे 80 हो गया, इसको काटा मैंने 5/4 हो गया, ये कितना हो गया 1.25 हो गया। तो लेंस की क्षमता कितनी निकली 1.25, और अवतल लेंस की क्षमता हमेशा ऋणात्मक ली जाती है, तो ये अपना आंसर निकल के आ गया। देखो सीधा निकल के आ गया ना। लेकिन एक तरीका मैंने आपको नई ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने का भी बताया है। बैठी बात दिमाग में, चले आगे। चलो एक 14 वर्ष का विद्यार्थी है, वो श्याम पटल पर लिखे हुए प्रश्नों को 5 मीटर की दूरी से साफ पढ़ नहीं पाता है। विद्यार्थी किस नेत्र दोष से पीड़ित है एवं इसे दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग करना होगा। देखो 5 मीटर से अधिक दूरी पे देख नहीं पा रहा है, यानी दूर स्थित वस्तुओं को व्यक्ति देख नहीं पा रहा है। तो दूर इसका मतलब है वो नजदीक स्थित वस्तुओं को देख पा रहा है, दूर स्थित वस्तुओं को देख नहीं पा रहा है। तो दूर स्थित वस्तुओं को व्यक्ति जब देख नहीं पाता है तो उसे कौन सा रोग हो जाता है बताओ, निकट दृष्टि दोष होता है या दूर दृष्टि दोष होता है। निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति नजदीक स्थित वस्तुओं को देख सकता है लेकिन दूर स्थित वस्तुओं को देख नहीं पाता है, तो निकट दृष्टि दोष हुआ ना। नाम पे मत जाओ, नाम की विपरीत परिभाषा होती है जिसे मायोपिया कहते हैं अपने, है ना, निकट दृष्टि दोष। तो ये व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से, है ना, ग्रसित है। और निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस यूज लेते हैं, अवतल लेंस यूज लेते हैं। ये अवतल लेंस हो गया। देखो थोड़ा सा मैं रिवीजन करवाता हूं आपको, आपने कभी पढ़ा होगा, एक होता है निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जिसे अपने क्या बोलते हैं, जिसे अपने मायोपिया के नाम से भी जानते हैं, मायोपिया के नाम से भी जानते हैं। मायोपिया में क्या होता है, व्यक्ति, है ना, नजदीक स्थित वस्तुओं को तो स्पष्ट देख पाता है लेकिन दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। प्रतिबिंब रेटिना पर बनना चाहिए था, रेटिना पर ना बनकर रेटिना पर पहले ही बन जाता है। तो रेटिना पर बनाने के लिए इसको किरणों को फैलाने वाला लेंस चाहिएगा, और किरणों को फैलाने वाला लेंस कौन सा होता है, अवतल लेंस होता है। अवतल लेंस की क्या खासियत होती है, किरणों को फैलाता है। उत्तल लेंस की क्या खासियत होती है, किरणों को इकट्ठा करता है। तो इस रोग के निवारण के लिए अपने कौन सा लेंस यूज करते हैं, कॉनकेव। तो अब यहाँ पर कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस। दोष कौन सा हो गया, निकट दृष्टि दोष। इसका आंसर क्या हो गया, ए आंसर हो गया। बैठी बात दिमाग में। चलो नेक्स्ट, दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए निकटतम बिंदु क्या होता है। दीर्घ दृष्टि वाले पर्सन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, ये दीर्घ दृष्टि दोष हो गया, दूर दृष्टि दोष हो गया, हाइपरमेट्रोपिया जिसे बोलते हैं। दूर दृष्टि दोष का मतलब व्यक्ति को दूर स्थित वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन नजदीक स्थित वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है ना। नजदीक स्थित वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो दीर्घ हाइपरमेट्रोपिया वाले का सबसे नियरेस्ट पॉइंट कौन सा होगा, सबसे नियरेस्ट पॉइंट 25 सेंटीमीटर भी हो गया ना। मतलब समझे क्या इस चीज का, आपको कोई वस्तु, देखो आंखों की किसी वस्तु को स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है बताओ, 25 सेंटीमीटर होती है। जैसे आप अपना हाथ है, इसको अगर स्पष्ट देखना है तो आंखों से कम ये 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होना चाहिए। इससे कम दूरी पर रहना तो आपको अपना हाथ स्पष्ट दिखाई देगा ही नहीं, या कोई वस्तु है इससे कम सेंटीमीटर की दूरी पर है तो स्पष्ट दिखाई देगी नहीं। ये व्यक्ति किस रोग से ग्रसित है, दूरदृष्टि दोष में। दूरदृष्टि दोष में व्यक्ति को नजदीक की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, दूर स्थित वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। तो नजदीक में कम से कम वो कौन सा बिंदु है जिस पर उसको वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी, वो 25 सेंटीमीटर ही तो हुआ। तो आंसर क्या देना होगा यहाँ पे, 25 सेंटीमीटर। बैठी बात दिमाग में। चलो, एक जरा दृष्टि दोष वाला मनुष्य 2 लेंसों का चश्मा लगाता है। इसमें उम्र के साथ साथ में व्यक्ति की आंखें कमजोर हो जाती है, तो व्यक्ति उत्तल और अवतल दोनों लेंस का चश्मा लगाता है जिसे द्विफोक्सी लेंस बोलते हैं। किसी को जरा दृष्टि दोष हो गया है, यानी बुढ़ापे में ऐसा रोग जिसमें व्यक्ति को ना तो दूर का स्पष्ट दिखाई दे रहा है ना ही नजदीक का स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ऐसे रोग को अपने जरा दृष्टि दोष बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है प्रेस बायोपिया। क्या बोला जाता है, प्रेस बायोपिया, है ना। तो ऐसे व्यक्ति अपनी आंखों में कौन सा लेंस लगाता है, आंखों में लगाता है द्विफोक्सी लेंस, बाइफोकल लेंस लगाता है ना, द्विफोक्सी लेंस लगाता है। अब द्विफोक्सी लेंस में क्या होता है,
दो लेंस होते हैं, उत्तल और अवतल। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है ऊपर वाला कौन सा है, अवतल लेंस, और नीचे वाला कौन सा है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस किस लिए काम आता है, नजदीक स्थित वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए, और अवतल लेंस किस कारण काम आता है, दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए। ठीक है, तो देखो एक बात बताओ, ऊपर अवतल लेंस होना चाहिए ना, क्योंकि अपने जब दूर किसी वस्तु को देखते हैं तो अपनी आंखें सीधी होती है, तो ऊपर अवतल लेंस होगा तो अपने आराम से दूर स्थित वस्तुओं को देख लेंगे। और आप जब पढ़ रहे होते हो या कोई बारीक काम कर रहे होते हो तो आपकी आंखें झुक जाती है, झुकती है तो कौन सा लेंस काम आएगा, नीचे वाला। तो नीचे वाला लेंस कौन सा होगा, उत्तल लेंस। तो अवतल और उत्तल लेंस यूज होते हैं। तो यहां पर आंसर क्या होगा, ऊपर वाला उत्तल गलत, नीचे वाला उत्तल ऊपर वाला अवतल लेंस होगा, बी आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा इसका, बी। बैठी बात दिमाग में, चलें आगे, चलो। देखो ये क्वेश्चन, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर के तीन पतले लेंसों के एक दूसरे के संपर्क में लाने पर, देखो जब विभिन्न प्रकार की क्षमता वाले लेंस आपस में संपर्क में लाते हैं तो उनकी क्षमताएं भी जुड़ जाती है। जैसे पहले लेंस की क्षमता क्या है बताओ, 1/20, ये सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करो। लेंस की क्षमता जो होती है वो उसकी फोकस दूरी के क्या होती है बताओ, व्युत्क्रमानुपाती होती है, सही बात है। तो ये कितना आ गया बताओ, 100/20 आ गया। दूसरे लेंस की क्षमता क्या हो गई बताओ, दूसरे लेंस की क्षमता हो गई 1/50, ये सेंटीमीटर में तो इसको मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 100 का भाग दूंगा। ये यहाँ पे जो फोकस दूरी होती है ना वो हमेशा मीटर में रखते हैं, अपने को सेंटीमीटर में दे रखी है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 का भाग लगाते हैं। तीसरे वाले लेंस की क्षमता क्या होगी बताओ, तीसरे वाले लेंस की क्षमता क्या होगी, तीसरे वाले लेंस की क्षमता में अपने क्या करेंगे, नीचे कितना है 25, 25 में ऊपर कर दिया तो ये 100 चला गया, अब ये माइनस में आ गई है। अब अपने को पता है जब लेंसों को आपस में जोड़ते हैं तो समताएं भी आपस में क्या होती है, समताएं भी सारी आपस में क्या होती है, जुड़ जाती है। ये सारी आपस में जुड़ जाएगी, जुड़ के देखो क्या आंसर आएगा, आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 100/20 प्लस कितना आया 100/50 और कितना आया -100/25, ये आया। अब इनका फाइनल में क्या लेता हूं, फाइनल में एलसीएम ले लेता हूं। एलसीएम कितना आया बताओ 100 में 20 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, कितनी बार, 5 बार, तो ऊपर कितना आ गया 500। 50 का भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार, 2 को 200 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 200। 25 को 100 में भाग दिया 4 बार, 4 को 100 से गुणा किया तो कितना आया, कितना आया 400। ठीक है, 500 और 200 700, 700 में से 400 गए, कितने बच गए 300, नीचे क्या है 100, 100 से 100 कट गया, कितना आया 3 डायोप्टर, वो भी किसका, प्लस का। आंसर कितना आ गया, सी आंसर आ गया। बैठी बात दिमाग में, लेंस होती है ना, लेंस विभिन्न विभिन्न प्रकार की क्षमता के लेंस को अगर अपने जोड़ दे तो उनकी क्षमताएं भी आपस में जुड़ती है। उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा पॉजिटिव होती है, अवतल लेंस की क्षमता हमेशा नेगेटिव होती है। तो वही तो काम मैंने अपने किया है। लेंस की क्षमता निकालेंगे कैसे, लेंस की फोकस दूरी से, और फोकस दूरी हमेशा मीटर में लेते हैं, यहाँ पे सेंटीमीटर में दे रखी है, पहले मीटर में कन्वर्ट किया, सारी लेंस की क्षमताएं निकाली और उनको आपस में जोड़ दिया, तो फाइनल क्षमता कितनी निकल के आए, 3 डायोप्टर निकल के आई। कितनी, 3 डायोप्टर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, कर लोगे। चलो देखो, प्रकाश की एक किरण एक अवतल दर्पण पर इसकी मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित की जाती है, परावर्तन के पश्चात यह प्रकाश की एक दर्पण, प्रकाश की एक किरण, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण कैसा होता है, देखो इसको इसको अपने डायग्राम से समझते हैं, इस क्वेश्चन को डायग्राम से समझते हैं। देखो समझना, ये अपना अवतल दर्पण है, पीछे की ओर मैंने इसके पॉलिश कर दी है ना, ये इसका ध्रुव है, ये इसका वक्रता केंद्र है, ये इसका फोकस है। तो इसके पैरेलल, इसके समानांतर मैंने क्या है, एक प्रकाश की किरण डाली, टकराने के बाद में ये जिस बिंदु से होके जाती है ना, वो बिंदु कौन सा होता है बताओ, फोकस होता है। तो यहाँ पर क्या आंसर देना होगा, प्रकाश की किरण एक अवतल दर्पण की इसकी मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित की जाती है, परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात ये किससे होकर गुजरेगी, मुख्य फोकस से गुजरेगी। समझ में आई बात, ये मुख्य एक्सिस होती है ना, इस मुख्य एक्सिस के अगर आप पैरेलल चलाओगे ना
तो ये परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है। किससे होकर गुजरती है? फोकस से। बैठी बात दिमाग में? चलो नेक्स्ट, किसी अज्ञात स्रोत द्वारा उत्पन्न प्रकाश की तीव्रता को मानक स्रोत के रूप, देखो प्रकाश की तीव्रता जो होती है ना, उसको मापने के लिए अपने किसका यूज करते हैं? उसको मापने के लिए अपने हमेशा फोटोमीटर का यूज करते हैं। फोटोमीटर एक डिवाइस है जो प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश के प्रकीर्णन, प्रकाश के व्यतिकरण, विवर्तन, इनको मापने में यूज में लिया जाता है ना। तो फोटोमीटर है जो कि इंटेंसिटी को मेजर में, तो फोटोमीटर इस डिवाइस का नाम ध्यान में रखना। सघन से विरल माध्यम में गमन करने पर प्रकाश की किरण एक किरण के लिए जब आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर हो जाए तो अपवर्तन कोण का मान क्या होगा? ये वो देखो क्वेश्चन देखो, प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में गति कर रही है, ठीक है, सघन से विरल माध्यम में, सघन माध्यम है, ये कैसा माध्यम है? विरल माध्यम है। तो सघन से विरल माध्यम में गमन करने वाले प्रकाश की किरण के लिए जब आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर होता है, आपतन कोण जो है वो क्रांतिक कोण के बराबर हो जाए, तब अपवर्तन कोण का मान कितना होगा? देखो ये आपतन कोण है, क्रांतिक कोण कितना है बताओ? क्रांतिक कोण कितना है? ये 90 डिग्री। अगर आपतन कोण का मान भी क्रांतिक कोण के बराबर हो जाए ना, तब अपवर्तन कोण का मान कितना होगा? तब अपवर्तन कोण का मान जो होगा वो होगा 0 डिग्री। यहां पे आंसर क्या देना है? ए आंसर देना। क्या आंसर दोगे? ए। सघन से विरल माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की किरण के लिए जब आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर हो जाता है, ये आपतन कोण है, ठीक है, ये क्रांतिक कोण के बराबर हो गया ऐसे, तो प्रकाश की किरण का अपवर्तन पूर्णांतिक परावर्तन होगा ही नहीं, वो 0 डिग्री कोण से ही क्या हो जाएगी? अपवर्तित हो जाएगी। तो आंसर ए है इसका, ठीक है। चलो अब देखो आपके सामने ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं। क्या कह रहा है ये कह रहा है दो समतल दर्पण परस्पर लंबवत रखे हुए हैं, है ना, एक दूसरे के लंबवत है, एक समतल दर्पण यूं है, एक समतल दर्पण यूं है, तो इनके द्वारा इनके मध्य रखी वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी है? इनके बीच में कोण कितना है? 90 डिग्री, ठीक है, तो इनके बीच में मैंने कोई वस्तु रखी है, तो कितने प्रतिबिंब? इस टाइप का जब क्वेश्चन करना होता है ना, तो इसको जो भी कोण दिया हुआ होता है उसको 90 में भाग दे दो। 90 में भाग दिया तो कितना आया बताओ? 6। 360 में 90 का भाग देखो, कभी भी दो दर्पण किसी कोण पर रखे हुए और उनके बीच में वस्तु रखी हो तो उस वस्तु के कुल कितने प्रतिबिंब बनेंगे, इसको ज्ञात करना हो ना, तो आपको जो भी कोण दे रखा है ना उसको 360 में भाग दे दो। जैसे ही भाग दोगे ना, जो संख्या आएगी उस पर निर्भर करता है कि कितने प्रतिबिंब बनेंगे। भाग देने के बाद में अगर सम संख्या आ जाए ना, तो इसमें से एक घटा दो, तो प्रतिबिंब बनेंगे कितने? 5। अगर यही विषम संख्या आ जाती ना, तो उतने के उतने प्रतिबिंब बनते। समझ में आई बात, है ना। देखो आपने इसको 360 में 90 का भाग दिया तो कितनी बार गया? 360 90 में भाग दिया है तो कितनी बार गया? 4 बार गया ना। 4 क्या है? एक सम संख्या है, 4 में से मैंने एक घटाया तो कितने प्रतिबिंब बने बताओ? 3। यहाँ पे बी आंसर है, 6 नहीं होगा, कितने? बी। अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे हो जाता है कि मान लो दो समतल दर्पण है, वो आपस में 60 डिग्री कोण पर रखे हैं, तो इनके बीच में रखी वस्तु का प्रतिबिंब कितना होता? तो 360 में 60 का भाग देते कितनी बार जाता है? ये 6 बार। 6 में से एक घटाया, आंसर क्या देना होता? 5। यहाँ पे 90 दिया है तो आंसर क्या आया? 4। अगर ये होता कि दो दर्पण है वो आपस में 40 डिग्री कोण पर रखे हैं, है ना, तो आप क्या करते हैं? 360 में किसका भाग देते? 40 का। कितनी बार गया? 9 बार गया। 9 कैसी संख्या है? विषम संख्या। जब भाग देने के बाद में विषम संख्या आ जाए तो वो का वह आंसर है, सम संख्या आ जाए तो उसमें से एक घटा दो। यहाँ पे 360 में 90 का भाग दिया था तो 4 आया था, ये सम संख्या थी, एक घटा दिया तो प्रतिबिंब कितने बने? 3 प्रतिबिंब बने। समझ में आई बात। अब देखो सुमेलित करना है, अपने को मैच करवाना है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग का दिखना, यह प्रकाश की किस घटना के कारण होता है? तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, ये अपने को जो घटना है वो है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी।
मैच कर दिया। तारों का टिमटिमाना के प्रकाश की किस घटना के कारण होता है? तो तारों का टिमटिमाना जो होता है वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, तो ये अपवर्तन की घटना हो गई। आकाश में इंद्रधनुष का निर्माण किसके कारण? वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण डिस्पर्जन के कारण। प्रकाश का पूरा नाम देखो इसका क्या है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है, वर्ण विक्षेपण के कारण ये देखने को मिलता है ना, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, है ना। तो आंसर इसको अपने ने एक से मैच करो। रेगिस्तान में मरीचिका का बनना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो अब देखो मैच करो, ए को किससे मिलाया? 2 से, तो ये तीनों में 2 है। बी को किससे मिलाया? 4 से, इसमें सेकंड और थर्ड ऑप्शन में 4 है। सी को किससे मिलाया? 1 से, तो आंसर क्या हो गया? दूसरा। डी को किससे मिलाया? डी को मिलाया आपने किससे? देखो 3 से, तो ऑप्शन ये है, लेकिन यहाँ पे आंसर थोड़ा सा करेक्शन कर लो, यहाँ पे क्या आएगा? 3 आएगा, तो आंसर ए है। देखो ये 2 नंबर वाला आंसर है। ए को अपने ने 2 से मिला दिया, बी को अपने ने 4 से, सी को अपने ने 1 से करवा दिया, और डी को अपने ने किससे करवा दिया? 3 से। यहाँ 4 गलत लिख गया है, मिस प्रिंट हो गया है, यहाँ पे आप 3 कर लो, ये सबसे सही आंसर है। सूर्यास्त या सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखाई देता है प्रकीर्णन की घटना के कारण, है ना। सूर्य अस्त हो गया फिर भी आपको कुछ समय तक दिखाई दे रहा है, और उदय होने से पहले कुछ समय पहले आपको दिखाई देने लग जाता है, ये किसके कारण होता है? ये होता है अपवर्तन के कारण। परंतु अपने को लाल का पूछ रहा है, तो ये प्रकीर्णन आंसर देना होगा। आकाश में तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण। आकाश में इंद्रधनुष का निर्माण होता है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण। और रेगिस्तान में जो मरीचिका बनती है, सड़कों पे जो मरीचिकाएं बनती है, वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो उस हिसाब से अपने ने आंसर मैच कर दिए। ठीक है, चलो। दांत के डॉक्टर का दर्पण क्या होता है? देखो 2 प्रकार के दर्पण होते हैं, एक अवतल होता है, एक उत्तल होता है। तो अवतल दर्पण जो होता है ना, वो दांत के डॉक्टर का जो दर्पण होता है ना, वो किस नेचर का होता है? अवतल दर्पण। गाड़ी की हेडलाइट में अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। आंख, नाक, कान, गले, दांत के डॉक्टर किस दर्पण का यूज करते हैं? अवतल दर्पण का यूज करते हैं। और कौन सा होता है? अपन सैलून में जाते हैं तो सेविंग मिरर होता है, सामने जो मिरर लगा हुआ है वो अवतल दर्पण है। समझ में आई बात? ये सारे अवतल दर्पण के एग्जाम्पल है। तो यहां पर आंसर क्या होगा? अवतल दर्पण, बी। जब कोई वस्तु 2 समानांतर समतल दर्पणों के बीच में रखी हो तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? देखो एक बात बताओ, जब दर्पण समानांतर हैं तो इनके बीच में कोण कितना है? 0 डिग्री। तो जब प्रतिबिंब निकालना हो तो मैंने अभी एक तरीका बताया था, 360 में भाग दे दो। किसी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो आंसर क्या आता है? अनंत। तो यहाँ पर प्रतिबिंब क्या बनेगा? अनंत बनेगा। कैसा बनेगा? अनंत बनेगा। पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर आधारित है? पेरिस्कोप दोस्तों एक डिवाइस होती है जिसमें 2 समतल दर्पण एक दूसरे के पैरेलल रखे जाते हैं। डिफेंस के फील्ड में पेरिस्कोप का बहुत यूज किया जाता है, और पेरिस्कोप प्रकाश के परावर्तन की घटना पर आधारित होता है। पेरिस्कोप हो गया, कैलिडोस्कोप हो गया, ये प्रकाश की परावर्तन की घटना पर आधारित होता है। देखो मैं आपको एक स्ट्रक्चर बताता हूं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये पेरिस्कोप है, समझ में आई बात? ये एक प्लेन मिरर है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको। देखो ये एक पेरिस्कोप है, ये एक प्लेन मिरर है, ये एक प्लेन मिरर है। दोनों देखो किस कोण पर रखे गए हैं? समतल कोण पर रखे गए हैं। दोनों एक दूसरे के पैरेलल रखे गए और 45 डिग्री कोण पर रखे गए। प्रकाश की किरण आई, है ना, प्रकाश की किरण आई, आके टकराई, टकराने के बाद में वो सीधी निकल गई, और फिर टकराने के बाद में क्या हो गई? आंखों में चली गई। ये कैसा एंगल हो गया बताओ? ये कैसा? ये जो सेटअप है ना, ये सारा सेटअप सेम टू सेम किस में होता है? पेरिस्कोप में होता है ना। तो डिफेंस के फील्ड में पेरिस्कोप का यूज किया जाता है आसपास दुश्मनों का पता लगाने के लिए। पेरिस्कोप में 2 समतल दर्पण यूज में लिए जाते हैं जो एक दूसरे के समानांतर होते हैं। और ये कितने डिग्री कोण पर है? देखो ये कितने डिग्री कोण बना रहा है? ये सतह के साथ में 45, ये भी 45 बनाएगा, 45 डिग्री कोण पर है ये, ऐसे ऐसे 45। बस ये ध्यान रखो 2 समतल दर्पण एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, ठीक है।
ये अपना क्वेश्चन था, पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर आधारित है, तो आंसर क्या देना होता है, पेरिस्कोप परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित होता है। किस सिद्धांत पर, तो आंसर क्या देना होता है, परावर्तन। बैठी बात दिमाग में, सिंपल सी। चलो आगे चलते हैं। वर्णांधता को किस लेंस से दूर किया जा सकता है। देखो वर्णांधता एक आनुवंशिकी रोग है जिसमें व्यक्ति रंगों में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है ना, लाल हरे नीले रंग में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाएगा, लाल उसको हरा दिखेगा, हरा नीला दिखेगा, कई प्रकार की वर्णांधता होती है। तो इसको किसी भी लेंस से दूर नहीं कर सकते हैं, है ना। बहुत सी ऐसी जॉब्स होती हैं जिनमें आपका कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट होता है, उस टेस्ट को अपने इसी हारा टेस्ट बोलते हैं, जेनेटिक्स में ये चीज बढ़ाई जाती है। तो यहाँ पर ना तो अवतल लेंस का यूज किया जाएगा, ना उत्तल का, ना बेलनाकार का, तो इनमें से आंसर देना होता है कोई नहीं। वर्णांधता एक जन्मजात रोग है, एक कंजेनिटल डिजीज है ना, इसका ट्रीटमेंट नहीं है, इसमें कोई लेंस आप यूज नहीं कर सकते, तो आंसर है कोई नहीं। आगे चलते हैं। लोड रेले के अनुसार प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। देखो लोड रेले है ना, लोड रेले ने एक बात बताई थी। देखो जब सूर्य का प्रकाश किसी माध्यम में आता है तो माध्यम में उपस्थित धूल मिट्टी अन्य पदार्थ के बहुत सारे कण होते हैं जिनसे टकराकर ये प्रकाश सभी दिशाओं में क्या होता है बताओ, फैल जाता है। इसे अपने क्या बोलते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। और लोड रेले ने क्या कहा था कि ये जो प्रकीर्णित प्रकाश है, ये जो स्कैटर्ड लाइट है, इसकी जो इंटेंसिटी है वो इस प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये रिलेशन किसने दिया था, लोड रेले ने दिया था। तो जो प्रकीर्णित प्रकाश है इसकी जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी बोले तो इसकी जो तीव्रता है वो इस प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये बात लोड रेले ने बताई है। तो यहां पर आंसर क्या है, देखो तरंग दैर्ध्य के चतुर्घात के समानुपाती नहीं, तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती नहीं, तरंग दैर्ध्य के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती नहीं, तरंग दैर्ध्य के चतुर्घात के व्युत्क्रमानुपाती। तो आंसर क्या होगा, ये आंसर होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, लोड लेने के अनुसार प्रकाश के प्रकीर्णन जो होता है, उस प्रकीर्णन में जो प्रकीर्णित प्रकाश है उसकी तीव्रता जो है, इंटेंसिटी जो है वो किस पर निर्भर करती है, तो जो उसकी इंटेंसिटी होती है उस प्रकीर्णित प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के चतुर्थ घात के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी एक रिलेशन निकल के आता है I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ, है ना, वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड लाइट। चले आगे। पानी और कांच का अपवर्तनांक 4/3 व 3/2 है। कांच के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना दे रखा है, 3/2। तो कांच के सापेक्ष, है ना, क्या बोल रहा है, कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक निकालना है। तो पानी का अपवर्तनांक कितना है, 4/3। अब इसको सोल्व करो, देखो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4 दूना 8, 8 अपनी 9। तो आंसर कितना हो गया, सी आंसर हो गया। यहाँ पे आंसर कितना हो गया, सी। ठीक है, ठीक ठाक क्वेश्चन मानता हूं। ऐसे में वायु के संबंध में कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, तो कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी। देखो एक वर्ड आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक का मतलब समझते हो, अपवर्तनांक एक अनुपात है ना, जो क्या बताता है कि निर्वात में या वायु में प्रकाश की चाल कितनी है, प्रकाश की चाल कितनी है, वो कितनी लेते हैं बताओ अपने, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड लेते हैं। निर्वात और वायु में प्रकाश की चाल कितनी लेते हैं, 3 × 8 की। और किसका अनुपात है बताओ, माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात है, माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात है। अपवर्तनांक एक रेशियो है, किसका रेशियो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है उसको C/V से डिनोट किया जाता है। C क्या है, निर्वात में या वायु में प्रकाश की चाल बट्टा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात क्या कहलाता है, उस माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है।
अपवर्तनांक हमें ये जानकारी देता है कि वो जो प्रकाश है ना, वो दूसरे माध्यम में गया है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ा है, उसके वेग में क्या परिवर्तन आया है ना, ये सब कुछ जानकारी देता है। तो इससे देखो आप सोल्व भी कर सकते हो कि वायु के संबंध में कांच का अपवर्तनांक 1.5 है ना। तो कांच का अपवर्तनांक कितना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे रखा है कितना 1.5। सी अपने को पता है कितना 3 गुना 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। तो वी अपने को निकालना है, ठीक है, यही तो पूछा है। देखो क्या पूछा है इसने, तो व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, यानी माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी। तो 1.5 3 गुना 10 की घात 8 और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल अपने को निकालनी है, तो वो कितनी आ गई 10 की घात 8 बट्टा ये, तो ये कितना आया बताओ, ये आप निकालोगे तो ये आ जाएगा v बराबर, देखो इससे आंसर निकालो लगभग कितना आ जाएगा है ना। तो कांच में प्रकाश की चाल आ जाएगा कितना 2। तो कैसे आया बताओ, ये पॉइंट ऊपर गया तो कितना आ गया, देखो 30, नीचे 15 है और ये 10 की घात 8 है, तो कितना आया 2। तो 2 गुना 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड इसका हो गया। इस कारण मैं बच्चों को क्या है कुछ डेटा सीधे याद करवाता हूं कि वायु में निर्वात में प्रकाश की चाल आप ध्यान में रखो कितनी होती है, 3 गुना 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। द्रव में पानी की बात करें तो पानी में प्रकाश की चाल 2.25 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड होती है और कांच में प्रकाश की चाल 2 गुना 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें बताता है कि प्रकाश की चाल पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है दोस्तों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है ना, उस माध्यम में प्रकाश की चाल और निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल कितनी है उसका ये अनुपात है, ठीक है। और अपने लेते कितने हैं निर्वात या माध्यम में प्रकाश की चाल इतनी लेते हैं। अब जो आप लोगों को निकाल पूछे या जो दे इस हिसाब से अपने निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो, जल का अपवर्तनांक 1.33 है, तो जल में प्रकाश की गति क्या होगी, अभी मैंने आपको बताया था, सीधा याद रखो 2.25, ये तो आप निकाल भी सकते हो है ना। ये दे रखा है 1.33, सी है 3 गुना 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड, वी निकालना है तो वी बराबर क्या हो जाएगा 3 बटा 1.33 इंटू 10 की घात 8, सोल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 2.25 इंटू 10 की घात 8 आ जाएगा। समझ में आई कहानी, तो सीधा याद रख लो ज्यादा बेटर रहेगा। रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव लगभग कितने समय पर रहता है। दो डेटा दोस्तों याद रखना, अपनी आंखों पर रेटिना पर प्रकाश का जो प्रभाव है वो लगभग 1/16 सेकंड तक रहता है और कानों पर ध्वनि का जो प्रभाव होता है ना वो 1/10 सेकंड तक रहता है, मतलब कितना रहता है 0.1 सेकंड तक रहता है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा है ना। तो रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव लगभग कितने समय तक रहता है 1/, इस दो डेटा को देखो ऐसे याद रखो, आंखों पर प्रकाश का प्रभाव 1/16 सेकंड तक और कानों पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकंड यानी 0.1 सेकंड तक रहता है, ठीक है। तो मोटी मोटी बात याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरे का अपवर्तनांक क्या है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप डायरेक्ट याद रख लो, क्या आंसर दोगे 2.24 और ये सबसे अधिकतम होता है, सबसे अधिकतम होता है। हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक पूछ ले आपसे तो आपको आंसर क्या देना है 2.24 जो कि सबसे अधिकतम है। ये क्वेश्चन बहुत बार डायरेक्ट आ जाता है तो अपने को याद रखना है 2.24, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। चलो, एक बच्ची एक जादुई दर्पण, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखो इसको समझना। एक बच्ची एक जादुई दर्पण के सामने खड़ी है, वे अपने प्रतिबिंब में अपना सिर बड़ा, शरीर का मध्य भाग समान आकार का तथा पैर छोटे देखती है। अब एक बात बताओ, वो क्या कह रही है, वो बच्ची है उसका सिर बड़ा दिख रहा, बड़ा कैसा दर्पण होगा तब दिखेगा, गोलीय दर्पण। गोलीय में भी कौन सा अवतल दर्पण है जिसी में प्रतिबिंब बड़ा बनता है, उत्तल और समतल दर्पण में प्रतिबिंब कभी भी बड़ा नहीं बनता है। तो सामने खड़ी है ना तो उसका सिर बड़ा दिख रहा है, तो ऊपर तो कौन सा दर्पण हो गया अवतल दर्पण, ठीक है।
इस बात से पता चला। शरीर का मध्य भाग समान आकार का प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण में, ये लो समतल दर्पण हो गया। तथा पैर छोटे देखती है, छोटा दर्पण प्रतिबिंब हमेशा उत्तल दर्पण में देखने को मिलता है। अब बताओ, जादुई दर्पण में संयोजन का क्रम होगा, ये क्रम है दोस्तों। पहला कौन सा है? अवतल है, फिर समतल है, फिर उत्तल है। डी आंसर हो गया ना। बढ़िया क्वेश्चन था ना। ऐसा जादुई दर्पण आप भी बना सकते हो और जादू दिखा सकते हो। फिलहाल मेहनत करके सिलेक्शन लेके जादू दिखाओ, ये बाकी जादू तो होते रहेंगे। ठीक है, चलो आगे। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है? देखो दोस्तों, एक बढ़िया सी आंख बनाते हैं। ये आपकी आंख है। नेत्रदान के समय आंखों का कौन सा भाग ध्यान में दिया जाता है? कोर्निया। आंख के बीच में कालिया भाग होता है, जिसे अपने क्या बोलते हैं? आइरिस बोलते हैं। ठीक है, देखो, एक तो बीच में पार्ट होता है ब्लैक कलर का, और एक ऐसे लाइनिंग होती है। इस लाइनिंग को क्या बोला जाता है? सॉरी, इस लाइनिंग को अपने क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं आइरिस। क्या बोलते हैं? आइरिस बोलते हैं। और बीच में कालिया भाग होता है, जो मैंने व्हाइट कलर से डिनोट किया है। इसको वापस ब्लैक कलर से डिनोट करते हैं। ये जो कालिया भाग है, इसको अपने बोलते हैं क्या? इसको अपने बोलते हैं प्यूपिल। प्यूपिल, जिसे अपने क्या बोलते हैं? पुतली। ये जो आइरिस होता है ना, इसके कारण आपकी आंखों का रंग निर्धारित होता है। लोगों की आंखें भूरी होती है, नीली होती है, ये किसके कारण है? आइरिस के कारण, है ना। ये आइरिस एक काम और करता है, इस प्यूपिल में जाने वाले प्रकाश को नियंत्रित करने का काम भी करता है। तो नेत्र में प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग के द्वारा होता है? आंसर क्या देना होता है? आइरिस के द्वारा होता है। यहां पर आंसर क्या है बताओ? डी आंसर। ये पुतलियां क्या होती है? जब तेज प्रकाश आता है तो ये पुतलियां सिकुड़ जाती है, और कम प्रकाश आएगा तो ये फैल जाएगी। रोल कोरोना का भी है ऐसे, परंतु यहाँ पे बेस्ट आंसर क्या देना पड़ेगा अपने को? आइरिस देना पड़ेगा। देखो, एक क्वेश्चन और देखते हैं अपने। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया था? न्यूटन के द्वारा? नहीं, न्यूटन ने अपने को दृश्य प्रकाश की जानकारी दी थी। प्लांक के द्वारा? नहीं। फेराडे के द्वारा? नहीं। हाइगेन के द्वारा। न्यूटन ऐसा साइंटिस्ट था जो ये मानता था कि प्रकाश कण के रूप में गति करता है, लेकिन हाइगेन ने कहा नहीं, कण के साथ साथ में ये तरंग के रूप में भी गति करता है। तो हाइगेन जो है, इसने ये काम किया था। तो प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत है वो किसने दिया था? हाइगेन ने दिया था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका ध्यान रखना। एक दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा व वस्तु से बड़ा बनता है। दर्पण की प्रकृति क्या है? वस्तु को एक्स माना है इन्होंने, ये छोड़ो भले। एक दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा व वस्तु से बड़ा बनता है। ऐसा कौन सा दर्पण है जिसमें प्रतिबिंब उल्टा बन सकता है? उत्तल और समतल दर्पण में तो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा नहीं। दर्पण होगा कौन सा? अवतल। आंसर क्या दे दिया? बी। अच्छा क्वेश्चन था ना, ऐसे ही देखो, सोचना होता है वहां। जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के समक्ष उसके वक्रता केंद्र पर, यह अवतल दर्पण है, उसके समक्ष उसके वक्रता केंद्र पर अपने वस्तु को रखा जाता है, तो बनने वाला प्रतिबिंब होगा। अपने को पता है, जब वक्रता केंद्र पर अपने वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनता है, वस्तु के बराबर बनता है और उल्टा बनता है ना। और कैसा बनता है? वास्तविक बनता है। तो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु के आकार के बराबर बनेगा। तो ये ऑप्शन उठ रहा है यहां से, सी। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे किए हुए होंगे आपने, तो इसको सीधा कर सकते हैं अपने, है ना। वक्रता केंद्र पर जब वस्तु, वक्रता केंद्र से पहले कहीं पे भी वस्तु रख दो, प्रतिबिंब छोटा बनेगा। वक्रता केंद्र के बाद में कहीं पे भी रख दो, प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। वक्रता केंद्र पर रखोगे तो उसी साइज का प्रतिबिंब बनेगा, तो साइज के बराबर प्रतिबिंब बनेगा, है ना। और प्रतिबिंब वास्तविक बनता है और कैसा बनता है? उल्टा बनता है, सीधा नहीं बनता है ना। चलो ठीक है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस थे अपने। उम्मीद है आपके लिए ये बहुत उपयोगी होंगे। आप इनको पढ़िए, अच्छी सी तैयारी कीजिए, अच्छा सा सिलेक्शन लीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।